सवाल यह है कि क्या ईरान कुछ छुपाना चाहता है या फिर इसके पीछे ईरान की कोई रणनीति है। सवाल यह भी कि क्या इजराइल के इस हमले का अहम मकसद ईरान को बड़े युद्ध की तैयारी का संदेश देना था। इजराइल ने जिस तारीख को ईरान पर हमले के लिए चुना है उससे भी बहुत कुछ साफ हो रहा है। हमले के कई घंटे बाद अब धीरे धीरे इजराइल के स्ट्राइक के तमाम राज खुलना शुरू हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान के इस्फहान शहर पर हुए हमले में एक साथ इजरायल के कई खौफनाक और खतरनाक संदेश छुपे हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायल का हमला 19 अप्रैल को हुआ, जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई अपना 85वां जन्मदिन मना रहे थे। इजरायल ने ईरान से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान के समय के मुताबिक सुबह तड़के 5 बजे के करीब ईरान के इस्फहान शहर पर इजरायल का हमला हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि इजरायल ने 3 ड्रोन से ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया। इजरायल के तीनों ड्रोन जमीन पर विस्फोट होते उससे पहले इस्फहान में मौजूद ईरान की एयर डिफेंस बैटरी के द्वारा तीनों ड्रोन आसमान में ही मार दिए गए। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि इजरायल की एक मिसाइल ने ईरान के हवाई अड्डे पर हमला किया। इस पर भी ईरान की सरकारी टीवी ने अखबार के दावे को गलत बताते हुए कहा कि इजरायल की तरफ से कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया गया है। ईरान ने यह भी बताया कि इजरायल ने जिस ड्रोन से हमला किया उसे तकनीकी भाषा में क्वाडकॉप्टर कहा जाता है। क्वाडकॉप्टर एक तरह का मानव रहित हेलीकॉप्टर या मल्टीकॉप्टर होता है, जिसमें 4 रोटर होते हैं। इसमें ड्रोन की तरह बेहतरीन क्षमता वाले कैमरे लगाए जा सकते हैं। वेस्ट बैंक में हमलों के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल इजरायल हमेशा करता रहा है। क्वाडकॉप्टर न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। ईरान अपने सरकारी टीवी के माध्यम से भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उसने इजरायल के हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन सच ये भी है कि फिलिस्तीन में रिपोर्टिंग कर रहे अरबी भाषा की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा भी किया है कि ईरान के रक्षा विशेषज्ञ इस्फहान में ड्रोन अटैक को इजरायल की बहुत बड़ी चेतावनी और ईरान की बड़ी नाकामी भी मान रहे हैं। इसकी वजह है इस्फहान की लोकेशन। दरअसल ईरान का यह शहर ईरान इराक के पश्चिमी बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर है। यानी संभावना जताई जा रही है कि इजरायल का ड्रोन इस्लामी मुल्क जॉर्डन और इराक के आसमान को पार करके ईरान के अंदर बॉर्डर से 700 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। इस्फहान शहर भी ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 445 किलोमीटर दूर है और इजरायल की राजधानी तेल अवीव से इस्फहान की दूरी लगभग 1995 किलोमीटर है। ईरान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के 700 किलोमीटर अंदर तक इजरायल का ड्रोन घुसाना ईरान की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। आखिर इजरायल के इस्फहान शहर पर ही हमला क्यों किया गया? इस्फहान को हमले के लिए चुनकर भी इजरायल ने एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल इस्फहान में ईरान के कई बड़े मिलिट्री बेस भी हैं। दावा किया जाता है कि इस्फहान के अंदर भूमिगत परमाणु केंद्र हैं। दूसरी तरफ ईरान के इस्फहान शहर के आसपास के शहरों में परमाणु ठिकाने होने के भी दावे किए जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इजरायल ने ये संकेत दिए हैं कि ईरान के सभी परमाणु ठिकाने इजरायल के हमले से दूर नहीं है और इजरायल ईरान के अंदर घुसकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। बड़ी बात यह भी है कि जैसे इजरायल का हमला हुआ वैसे ही ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान के शहर इस्फहान और शिराज में एयर ट्रैफिक 0 कर दिया गया। यानी यहाँ पर आने वाली सारी सिविलियन फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटों के बाद एयर ट्रैफिक दोबारा सामान्य कर दिया गया। इजरायल के हमले के फौरन बाद ही ईरान के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में इस बात पर विचार किया गया कि इजरायल के हमले का जवाब किस तरह से दिया जाए। हमले के बाद पहला बयान ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया कि इजरायल के हमले का समुचित जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागरी पहले ही ये कह चुके हैं कि ईरान इजरायल पर हमला करने के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि सेकंडों में मिसाइल से इजरायल को दहला देगा।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है कि उन्होंने इजरायल और ईरान दोनों ही सरकारों से फोन पर बातचीत की है और दोनों देशों की तरफ से संदेश दिया गया है कि वो युद्ध को भड़काना नहीं चाहते हैं। इजरायल की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गोर ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें इजरायली सरकार के हमले को काफी कमजोर बताया गया है। हालांकि रविवार को बेन गोर ने पोस्ट किया था कि इजरायल ने बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान के हमले से अपना बचाव किया है, लेकिन अब ईरान को कुचलने वाला हमला होना चाहिए। लेकिन इजरायल की मौजूदा प्रतिक्रिया से बेन गोर निराश नजर आ रहे हैं। इस पर इजरायल के विपक्ष के नेता यावर लैपिडी ने कहा है कि जितना नुकसान इजरायल की छवि का इजरायल के मौजूदा सुरक्षा मंत्री ने किया है, उतना इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। जबकि ईरान समर्थक एक्स हैंडल्स कह रहे हैं कि इजरायल की सरकार खुद ही अपना मजाक उड़ा रही है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस की क्षमता का आकलन करने के लिए एक सीमित हमला किया है, जो आगे जाकर ईरान की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय बनेगा। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहले चरण के मतदान पर पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है। लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। आज हुई वोटिंग का फीडबैक शानदार रहा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। आज हुई वोटिंग का फीडबैक शानदार मिला है, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है और पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया आज खत्म हो गई और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट सामने आया है। लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया और आज हुई वोटिंग का जो फीडबैक है वो शानदार रहा। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के मतदान केंद्र पर हंगामा। आपको बता दें कि लोगों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए पोलिंग पार्टी घेरी है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बल का प्रयोग करके लोगों को खदेड़ा गया। भरतपुर के भूसावर कस्बे के वार्ड नंबर 12 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बूथ नंबर 173 पर भी हंगामा हुआ है। 7 बजे लंबी लाइन लगी हुई थी। ईवीएम मशीन को पैक करने में समय लगा और इसके बाद लोगों ने ये आरोप लगाते हुए बताया कि अंदर फर्जी वोटिंग हो रही है। पोलिंग पार्टी को बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और सभी को ईवीएम मशीन के साथ बाहर निकाला गया। और लोकसभा के महापर्व में प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें आम जनता से लेकर के खास सभी ने मतदान किया। इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने कहां-कहां मतदान किया। कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बने। लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण। कि जो विकसित भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की वो साकार होने वाली है। पहले चरण में प्रदेश की 12 सीटों पर हुआ मतदान। उम्मीदवारों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। लोकसभा के चुनावी रण का पहला चरण, जहां आम से लेकर खास हर कोई अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखा। इसी कड़ी में प्रदेश की 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, जिसमें कई मतदाता ऐसे भी थे जो खुद उम्मीदवार हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस उम्मीदवार ने कहां पर मतदान किया। अर्जुन राम मेघवाल का मतदान। बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल अपनी पत्नी के साथ किस्मी देसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान के लिए पहुंचे। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर नंबर आने पर बूथ नंबर 175 पर अपना वोट डाला। आपको बता दें कि बीकानेर में कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल और बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। देखिए, आज मतदान केंद्र पे मैं महसूस कर रहा था मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है और ये उत्साह ये दिखाता है
कि जो विकसित भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की वो साकार होने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब प्रेम से सब आ रहे हैं, प्रेम से वोट दे रही है, ये हमारे सब फैमिली है। दो दिग्गजों का मतदान। अब चलते हैं दौसा, जहां बस्ती के कल्याणगंज में बूथ नंबर 42 पर बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने वोट कास्ट किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ने कर विभाग में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटिंग की। यहां वो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। मैं आम मतदाता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मैं सब लोग पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। अच्छा माहौल है पूरे क्षेत्र के अंदर। मैं समझता हूँ कि लोगों की भावना कांग्रेस के प्रति और हमारे प्रति बहुत अच्छी है और 8 विधानसभा में इस बार हमारे यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, एक में माइनस नहीं होगी। ज्योति मिर्धा का मतदान। नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा भी वोट डालने रतन बहन स्कूल पहुंची। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। मतदान के बाद उन्होंने मतदान का सिंबल भी शो किया। हालांकि इस दौरान वो अपने विरोधी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर तंज कसना नहीं भूली। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने पैतृक गाँव बरन गाँव में जाकर मतदान किया। बिल्कुल, ये लोगों के मन में किसी तरीके का कोई संशय ना रहे, तो उसका मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा जवाब होगा। हालांकि ये आपको अलाउड है कि आप अगर सांसद हैं तो आप कहीं से भी वोटर हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप एमएलए होते हैं तो आपको स्टेट से होना होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि लोगों के साइकोलॉजिकली एक दिमाग पे इस चीज़ का असर पड़ता है, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस जो धारणा को भी क्यों ना जवाब दिया जाए। झुंझुनू से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शुभ चौधरी ने जहां टोड़ी गांव के बालानी जोहड़ी स्थित बूथ पर वोट डाला, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला ने अरडावता गांव के सरकारी स्कूल में मतदान किया। उनके साथ उनके छोटे भाई, बेटे और पोते ने भी मतदान किया। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव के बारे में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सीकर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट कास्ट किया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम ने अपने गांव मुंडवाड़ा में मतदान किया। वहीं सुमेधानंद सरस्वती ने हवन और यज्ञ करने के बाद मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। और इस कामना के साथ मतदान किया है कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बने, उसमें मैं सहभागी बनूं, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूं और आम आदमी जो कहीं तक नहीं पहुंचता है वो मेरे पास सीधा आता है। तो इसलिए गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इनके कल्याण हेतु ये काम हो, तो आज सुबह सुबह मतदान किया है। और प्रियंका बैलान का मतदान। श्री गंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका बैलान भी मतदान करने पहुंची। उन्होंने अनूपगढ़ स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। 4 जून 405। राव राजेंद्र सिंह का मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में चुनावी रण में उतरे दिग्गज कैसे पीछे रह सकते थे। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह ने शाहपुरा के महिला कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर वोट किया और प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। बाकी जनतंत्र के अंदर जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करना और उसके प्रति संवेदनशील रहना, यही जनप्रतिनिधि का दायित्व है। वहीं करौली में बीजेपी की इंदु देवी जाटव ने मतदान किया और मतदान के बाद वो जीत का दावा करती नजर आई। वहीं अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने निमराना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान सभी दिग्गजों का जोश हाई था। सभी जीत के दावे भी कर रहे थे। अब देखना होगा कि 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजे किसकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और किसके सपने टूटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मतदान के दौरान कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो हैरान करने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली होती हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान भी अलग अलग इलाकों से मतदाताओं के हौसले को सलाम करती और उनके मजबूत इरादों को दर्शाती कुछ तस्वीर देखने को मिली है। मतदान के दिन आपने लोगों को, नेताओं को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि पहले जलपान फिर मतदान। लेकिन पहले चरण के मतदान के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि जनता जनार्दन के लिए मतदान कितना अहम है। शुरुआत इन 5 तस्वीरों से करते हैं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। आप देख सकते हैं नागौर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर में नव दंपति से लेकर विदाई होने तक दूल्हा दुल्हन ने मतदान किया। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को मताधिकार की अहमियत बखूबी मालूम है। अब जरा कोटपूतली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कद में छोटे जावेद और दिलावर खान अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे। मतदान केंद्र पर लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा, लेकिन उन्होंने लोगों को जब वोट की कीमत समझाई तो हर कोई हैरान रह गया। वोट की कीमत क्या होती है, ये झुंझुनू के जोशी परिवार से समझा जा सकता है। परिवार के अलग अलग सदस्य मीलों दूर रहते हैं, लेकिन मतदान के दिन सभी एक जगह इकट्ठा हुए। परिवार की सभी महिलाएं एक रंग की साड़ी में मतदान करने पहुंची, जिसमें 110 साल की बुजुर्ग मणि देवी भी थीं। दौसा और झालावाड़ में तो माहौल बिल्कुल अलग नजर आया। दौसा में जहां मंगल गीत के साथ बारात निकली, वहीं झालावाड़ में म्यूजिकल, बैंड प्ले और वोट बारात का आयोजन हुआ। मकसद मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए प्रेरित करना था। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करना चाहती है और इसके चलते वो जन जन के आराध्य श्री राम के व्यक्तित्व को भी भुना करके आमजन की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। जोधपुर में उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि देश के जो हालात है उसको बदलने के लिए न्याय पत्र और न्याय यात्रा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा जाहिर किया कि पिछले 10 सालों से जो स्थितियां बनी है वो अब बदलने वाली है। और क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, आप भी सुनिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जोधपुर में हैं। अपने कैंपेन के तहत लगातार अलग अलग जगह जा रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके के हालात आज आप बताना चाहते हैं? हमारे कैंपेन के 2 चरण थे। पहला चरण था मेरे विकास का 2 हिस्सा, यानी कि जो 10 साल में आप दावा कर रहे हैं मेरे जीवन में क्या फर्क आया, वो एक। दूसरे चरण में हाथ बदलेगा हालात, तो वो है पॉजिटिव कैंपेन। न्याय जो शब्द है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, जस्टिस को लेकर के। बिल्कुल। और ये शब्द कहाँ से आता है, मैं आपको याद दिलाऊं। ये शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में, हमारे संविधान के प्रस्तावना, संविधान जिसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे, पहला लाइन कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय शब्द जो है ना, हमने हमारे संविधान के प्रस्तावना से लिया। जयराम जी, मैं उसी बात पर आ रहा था। बाड़मेर में सभा होती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं अम्बेडकर साहब, बाबा साहब खुद आ जाते हैं, तो इस संविधान को बदल नहीं सकते। कांग्रेस लगातार इस बात को इंगित कर रही है कि संविधान बदल सकता है। मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है खुद बोलने की, और उनके कई कठपुतलियां हैं। ज्योति मिर्जा एक कठपुतली है, अनंत हेगड़े कर्नाटक में एक कठपुतली है, उनके आर्थिक सलाहकार विवेक डिब्रॉय एक कठपुतली है। उनसे कहलवाते हैं कि संविधान का बदलने का समय आ गया है। और ये 400 पार 400 पार 400 पार का नारा जो ये लगाए हैं, किसकी वजह से? और भी कई लोग हैं जिन्होंने कहा है कि 400 पार हमें दीजिएगा ताकि हम संविधान बदल सकें। आरएसएस के नेता खुद कहते हैं, क्योंकि ये जो संविधान का जो मूल सिद्धांत है, पंथ निरपेक्षता, ध्रुवीकरण तो हमेशा उनके हाथ में वो हथियार होता है। हमेशा हमेशा वो सिर्फ ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ जानते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव लड़े तो बिल्कुल उनका सफाया हो जाए।
उनकी ओर से तो खूब प्रयास होगा, पर जो असली मुद्दे हैं उसी पर हम ध्यान फोकस करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, गृह मंत्री कुछ भी कहे, तो आपने राजस्थान का जिक्र किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार 2019-2024 में जो 2014-2019 में हमें देखने को मिला वो नहीं दोहराएगा, हमें 2 डिजिट फिगर जरूर मिलेगा। तो देखिए, हाथ बदलेगा हालात और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा न्याय यात्रा और न्याय पत्र। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के लिए दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला। और आपको बता दें कि सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से चौथ का बरवाड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा और पूर्व खंडार विधायक अशोक बैरवा ने उनकी अगवानी की। इसके बाद पायलट खुद गाड़ी चलाते हुए मुख्य बाजार से सभा स्थल पर पहुंच गए। इतना बड़ा चुनाव है, 25 लाख लोग हैं। ये व्यक्ति का चुनाव, समाज का चुनाव, ये दलों का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। हमको सोचना पड़ेगा कि इन 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीत के गए पिछली बार, उससे पिछली बार भी जीत के गए। इन 10 सालों में इन 25 सांसदों ने राजस्थान के लिए क्या किया? निवेश कर दिया हो, कोई बहुत उद्योग लगा दिया हो, कोई विशेष दर्जा दिला दिया हो? सिर्फ भाषण, विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, टेलीविजन, व्हाट्सएप, सुबह से शाम तक यही करना है। और जब जवाब मांगो इनसे, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान परेशान, शिक्षित नौजवान परेशान, तो हिंदू मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहाँ पे आके स्वीट अटक जाती है। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।